चलिए तो आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं और हम कुछ सिंपल सा सर्किट अभी जा रहे हैं सॉल्व करने जहाँ पे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। मैंने एक्चुअल में क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल ए और कैपिटल बी, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मॉल ए। कोई बात नहीं, वो आपको ए और बी के बीच ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता कि मेरा पॉइंट ए और बी कहाँ है। तो ये हमको पॉइंट ए और बी मिल गया। तो आपको इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है उनसे आपको छेड़खानी नहीं करना है। जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है उससे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन पे आप फाइनली आओ। उससे दूर जो आपके हैं रेजिस्टेंस उनको आप चेक करो कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, देखो तो यहाँ पे हमको सिंपल दिख रहा है कि ये दो जो हैं रेजिस्टेंस ये हैं सीरीज में। तो सीरीज में है तो R1 प्लस R2 और दोनों का वैल्यू R था तो R प्लस R 2R। इन दो के बदले हम एक का वैल्यू लिख सकते हैं 2R। तो उस केस में जो मेरा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये R और इन दोनों के बदले एक आ जाएगा 2R, तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। देखो 2R और फिर एक और यहाँ पे R हो जाएगा, एक और ये हो गया R, ये वाला R। अब यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B और ये R और ये भी R। सिंपल सा मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। अब ये जो आपका ये 2R है और ये जो R है ये है पैरेलल में। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस 2R और R हैं पैरेलल में, तो आप इनको पैरेलल के लिए 1 बाई आर पी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से कर सकते हो। या याद रखना कि अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप उनके लिए इससे एक ज़्यादा फास्ट तरीका है, सिंपल आप करना R1 R2/R1 प्लस R2। ये एक्चुअल में यहीं से आता है R1 R2/R1 प्लस R2। तो उसके लिए हम करेंगे तो यहाँ पे इनके लिए जो आएगा वो आएगा 2R इंटू आर बाई 2R प्लस आर, तो ये आने वाला है 2R/3। इन दोनों को मिला के हम लिखेंगे 2R/3। उस केस में जो मेरा सर्किट और सिंप्लीफाई होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये जो R है मैं उसको अभी ऐसे लिखता हूँ R, इन दोनों के बदले एक आ जाएगा 2R/3। फिर आपका ये जो बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो ये R और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब ये 2R/3 और ये जो R है ये है आपके सीरीज में, तो इनको आप सिंपली कर दो R1 प्लस R2। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा और 2R/3 प्लस R, 2R/3 प्लस R, तो ये आपका आ जाएगा 5R/3। एंड नाउ 5R/3 और ये आपका R ये हो जाएगा दोनों पैरेलल में। तो फाइनली जो नेट आने वाला है वो आपका आएगा 5R/3 और R पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फिर से आप ये कर लो R1 R2/R1 प्लस R2। जब आप ये ऐसे करोगे तो आंसर आपका आएगा 5R/8। आंसर आएगा 5R/8। तो ये मेरा आंसर हो गया, फाइनल आंसर ए और बी के बीच में 5R/8 आने वाला है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा सबको देख के ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे सर्कल दे दिया है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तरीका एकदम सिंपल है, ज़्यादा कष्ट नहीं करना है। पहले तुमको खोजना है कि हमको किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है। तो हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में फाइंड करना है। जहाँ पे सर्किट सिंपल ना देखा तुमको वहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमने पहले पॉइंट ए और बी देखा, चलो पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे देख लिया। ओके, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि जब तक किसी दो पॉइंट के बीच में कोई कंपोनेंट, कोई ऐसा आपका रेसिस्टेंस या कैपेसिटर या बैटरी नहीं आता है तब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता है। जब तक कोई चीज ना आ जाए, जैसे मान लो कि इस पॉइंट ए और बी के बीच में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आ गया है तो इनके बीच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब तक कुछ ना है सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो देखो इस पॉइंट बी पे आप अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा ये जो है ना पेरीमीटर, ये पूरा का पूरा आपका पॉइंट बी ही है। देखो यहाँ पे इधर कुछ कनेक्टेड ही नहीं है। तो सारा का सारा मेरा जो जितना इसका पूरा पेरीमीटर है वो सेम वोल्टेज पे ही होने वाला है, सेम पोटेंशियल पे होने वाला है। मतलब सारा का सारा पॉइंट बी है। तो अगर सारा का सारा पॉइंट बी है तो आप इसको भी बोल सकते हो पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी। अब ये जो एक पॉइंट है ना, ये देखो मैं यहाँ पे सेंटर में कर रहा हूँ जो, वो एक पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कुछ आपका, आप इसको सी नाम दे दो। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेंज करता हूँ कलर। ये वाला पॉइंट आपका सी हो जाएगा, इसको आप मान लो पॉइंट सी। तो इस सर्किट में मेरा तीन पॉइंट है ए बी और सी। इतना, इस सर्किट में मेरा सिर्फ तीन पॉइंट है ए बी और सी। तो ए और बी तो हमको पता ही था, मैंने बीच में एक पॉइंट सी लिख दिया। अब देखो ये जो आर है वो है फ्रॉम ए टू सी, तो मैंने जोड़ दिया ए से सी तक। ये वाला आर बी से सी, बी से सी। ये वाला आर बी से सी, ये वाला आर बी से सी। हो गया ना?
अब देखो कितना था, एक दो तीन चार था, तो चार मेरा, हमने चारों को यहाँ पे लिख दिया। ए और सी के, ए बी और सी के कैसे पॉइंट से वो कनेक्टेड था, सबका वैल्यू सेम था। अब हमको फाइंड करना था इस ए और बी के बीच में। देखो ये रहा मेरा पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट बी हो जाएगा आपका। अब ये तीन ठो आर आर और आर, ये तीनों हैं पैरेलल में, तो इनका नेट आने वाला है आर बाई थ्री। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ये आर, और इनका नेट आर बाई थ्री, और ये पॉइंट ए और बी। अब ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, तो सिंपल आर वन प्लस आर टू, तो आपका हो जाएगा फोर आर बाई थ्री। तो इस सर्किट का जो नेट मेरा आर का वैल्यू आने वाला था वो आपका आने वाला है फोर आर बाई थ्री। अब जल्दी से इस क्वेश्चन के बाद 2 मिनट का समय है, तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, थर्ड नंबर जल्दी से। देखो यहाँ पे पॉइंट बी ये था, और पॉइंट ए यहाँ पे है, और ये यहाँ पे एक जल्दी से सब लोग। यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से करता हूँ ड्रॉ। यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम कम है अपने पास। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट है, यहाँ पे इस बार थर्ड पॉइंट है ही नहीं। ये जो मेरा पूरा का पूरा ये आने वाला है आपका पेरीमीटर, ये पॉइंट बी पे ही आ जाएगा, और उसके बाद एक पॉइंट और ए ही है सिर्फ। तो यहाँ सिर्फ दो पॉइंट है, और सारा का सारा मेरा जो रेजिस्टेंस है वो पॉइंट ए और बी से ही कनेक्टेड है, चारों का चारों। तो देखो ए से बी आर, ए से बी आर, मतलब सब, हाँ सब हो जाएगा पैरेलल में आर, और एक और यहाँ पे लगा दो आर। तो चार ठो पैरेलल में इक्वल वैल्यू का, तो नेट आ जाएगा आर बाई फोर। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर में मेरा पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है। अब चेक कर लो कि, अच्छा इन जिन दो पॉइंट के बीच में आपको फाइंड करना है उसको आप लिखो एकदम एंड में, ए और बी को। उसके अलावा चेक करो और कितना पॉइंट मेरे यहाँ बन रहा है। तो ए बी बना मेरे यहाँ, और देखो एक पॉइंट यहाँ बनेगा सी, एक पॉइंट यहाँ बनने वाला है सी, और एक पॉइंट आप यहाँ बना दो, इसको मान लो आप डी। अब इसको आप डिफरेंट पॉइंट मत बनाओ, क्योंकि तुमको देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये आर और ये आर, ये कैसा है, ये दोनों सीरीज में है। मतलब कि एक स्टेप तो हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे सिंप्लीफाई, कि ये जो आर आर था बीच में उसको आप लिख दो टू आर एक ठो, क्योंकि वो आपका है सीरीज में। यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट डी, ये आपका पॉइंट बी, और यहाँ पे मैंने माना है पॉइंट सी। अब देखो तुम इसको, इस आर को और इस आर को, इसको तुम लोग सीरीज में मत लेना, क्योंकि हमको ए और बी के बीच में ही फाइंड करना है, तो आपको उससे कोई भी छिड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे। सब लोग देखो इसको ध्यान से। अब मेरे पास चार पॉइंट था, तो ए और बी के बीच में मेरे को फाइंड ही करना है, और बाकी दो बचे हैं, तो सी और डी। तो मैंने सी को लिख लिया ऊपर और डी को लिख दिया है नीचे। अब तुम लोग सोचो कि आपने सी और डी को ऊपर नीचे क्यों लिखा, आपने सी और डी को एक लाइन में क्यों नहीं लिख दिया। तो मेरा क्या बोलते हैं कि इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि जब ऐसा चार पॉइंट मिले तो आप एक को ऊपर और एक को नीचे ही लिखना, तब आपको ज्यादा अच्छा सर्किट दिखता है, इजी। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है। चलो अब देखो, तो ये जो मेरा आर है वो है ए और सी से है कनेक्टेड, तो ए और सी के बीच में मैंने एक जोड़ दिया। ये जो मेरा आर है वो है ए और डी के बीच में कनेक्टेड, तो मैंने इसको ए और डी के बीच में जोड़ दिया। ये वाला आर कहाँ है, सी और बी के बीच में, तो मैंने इसको जोड़ दिया सी और बी के बीच में। ये वाला आर कहाँ है, बी और डी के बीच में, तो मैंने इसको बी और डी के बीच में जोड़ दिया। और सी और डी के बीच में एक आपका है टू आर का रेसिस्टेंस, एक आपका है टू आर का रेसिस्टेंस। अब हमको पॉइंट ए और बी के बीच में फाइंड करना था। अब ये सर्किट आपका सिंप्लीफाइड हो गया है, लेकिन ये सर्किट आपका वेटस्टोन ब्रिज है। कैसा है ये वेटस्टोन ब्रिज है, और मैंने अभी तक आपको वेटस्टोन ब्रिज बताया नहीं है, तो मैं अभी जस्ट 5 मिनट बाद वेस्टर्न ब्रिज बताऊंगा। फिर हम लोग वापस आके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर तुमको कैपेसिटर वाला आइडिया हो तो तुम वहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, तो आप इस बीच वाले को हटा दोगे सिंपली, जो सी और डी से कनेक्टेड है आप उसको हटा सकते हो, क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे होगा, जो मैंने कैपेसिटर वाले में हमने ये सेम मेथड फॉलो किया था। लेकिन हमने इस चैप्टर में आपको नहीं बताया, तो आप इसको अभी छोड़ दो। आप इसको, इस सर्किट को यहाँ सिंप्लीफाई करके छोड़ दो, बाकी हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे।
हाँ, चलो। और इसके बाद हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस पर करते हैं फोकस। लेकिन हालांकि तुम लोग ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अभी तुम लोग कॉपी कर लो, अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन है, और इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन जब भी आता है तो वहाँ पे आफ्टर सम टाइम आपका जो सर्किट होता है वो रिपीट करता है, तो आपको वो खोजना है कि कितने समय बाद वो फिर से रिपीट कर रहा है। तो देखो ध्यान से, हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो चलो मैंने मान लिया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, मैंने ये मान लिया, को ये आर का वैल्यू फाइंड करना था। अब तुम ध्यान से देखो तो पहले एक आया 1 ओम का, फिर आया 2 ओम का, फिर से 1 ओम आ गया, फिर से 2 ओम आ गया, फिर से 1 ओम आ गया, फिर से 2 ओम आ गया। मतलब कि इसके बाद इस ये जो आपका 2 ओम का है रेसिस्टेंस, आप इसको मान लो पॉइंट पी और क्यू, इसके बाद से क्या हो रहा है, मेरा सर्किट फिर से रिपीट कर रहा है। तो जहां से आपका सर्किट रिपीट कर रहा है वहां से इसको हटा लो आप, जहां से आपका सर्किट रिपीट कर रहा है उसको आप हटा लो, और इस पॉइंट को ब्रेक कर लो। तो इस पॉइंट को मैंने पी और क्यू पे ब्रेक किया, और मैंने नीचे इसको बनाया। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 ओम, 2 ओम, और ये ए और बी के बीच में तुमको फाइंड ही करना था, और मैंने इसका वैल्यू मान लिया था कि आर है। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, और हमने ये पॉइंट पी था और ये पॉइंट क्यू था, और यहाँ के इसके बाद मैंने सर्किट को हटा दिया है। अब देखो यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। सेम क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में भी किया था, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट, ये मेरा सर्किट इनफाइनाइट लैडर है, मतलब बहुत दूर तक जा रहा होगा। तो अगर बहुत दूर तक जा रहा है ना, तो उसमें से हम अगर एक ब्रांच हटा भी दे, जैसे मान लो कि अगर ये 1 ओम वाला और ये 2 ओम वाला हम अगर रेसिस्टेंस हटा भी दें, तो भी मेरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि इस P और Q के बीच में जितना रेसिस्टेंस आने वाला है, इस P और Q के बीच में जितना रेसिस्टेंस आने वाला है, हम लोग मान सकते हैं कि इस ए और बी के बीच में भी उतना ही रेसिस्टेंस आया होगा, क्योंकि एक आपका ये 1 ओम और 2 ओम का आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस पी और क्यू के बीच में यहाँ का जो बाकी का रहा होगा वो भी रेसिस्टेंस आपका आर ही है। और जब भी मेरे को इन्फानाइट सर्किट ऐसा सॉल्व करना होता है तो हम लोग यही अप्रोच अपनाते हैं कि ये जो 1 ओम और 2 ओम के आ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ गया, तो अगर यहाँ पे आर था तो इसके 2 के आने से भी यहाँ आर ही रहेगा, और वही हमको आर फाइंड करना है। और मैंने वहां भी कैपेसिटर में भी एक बताया था कि ऐसा सेम क्वेश्चन आपके मैथ में आता है, इन कैलकुलस कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन। देखो y का पावर x का पावर x का पावर ये अप टू इनफाइनाइट, तो यहाँ भी हम लोग वही लिखते हैं कि y का पावर y इक्वल टू x का पावर y, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब इसके बाद भी ये आपका सेम है, जो यहाँ पे है इसके बाद भी वही है, सेम मेथड हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो, तो ये जो r है और ये जो 2 है ये आपका है पैरेलल में, ये आपका r और 2 है पैरेलल में, तो इसके बदले हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 2R/2 प्लस R, और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और यहाँ पे भी क्या है आपका वैल्यू R ही है। अब थोड़ा सा तुम इसको और सिंप्लीफाई करो, तो ये 1 ओम और ये 2R/2 प्लस R ये आपका है सीरीज में, तो इनको सीरीज में जोड़ने से कितना आएगा, आप सिंपल इसको ऐड कर दो। तो 2R/2 प्लस R प्लस 1, तो आपको मिलने वाला है 2R+2 प्लस R/2 प्लस R, तब आपको मिलने वाला है 3R+2/2 प्लस R। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो ये मेरा आ गया कि इन सबको जोड़ने के बाद, ये दोनों को सीरीज में जोड़ने के बाद मेरा कितना आ रहा है वैल्यू, देखो वो वैल्यू मेरा आ रहा है 3R+2/2 प्लस R। और हमने ऐसा मान के चला है कि ए और बी का के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो आपका आर के बराबर है, वो आपका आर के बराबर है। मतलब 3R+2/2 प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू आर। तो यार 3R+2/2 प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू आर। अब बस देखो इसको आप सिंपली अब सॉल्व कर लो, यहां से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है। तो 3R+2 इक्वल टू 2R प्लस आर स्क्वायर, या फिर ये आपका आ जाएगा R² माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सॉल्व करो इसको, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 वो सबको याद होगा। यहाँ से आ जाएगा आर इक्वल टू माइनस माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस टू। ठीक है ना, हाँ ठीक है। बाई टू है तो टू इंटू वन, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वन प्लस माइनस वन प्लस एट डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से आपका आने वाला वन प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ नाइन आएगा थ्री बाई टू। यहाँ से आर का दो वैल्यू आएगा, यहाँ से आर का एक वैल्यू आएगा वन प्लस थ्री बाई टू और एक आएगा वन माइनस थ्री बाई टू, लेकिन ये वाला वैल्यू आपका आने वाला है माइनस में तो ये नहीं लेंगे। तो मेरा जो वैल्यू सही आएगा वो आएगा फोर बाई टू मतलब टू ओम। सो टू ओम इज द राइट आंसर। तो ऐसे जब तुम लोग को इन्फाइनाइट वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे ही जैसे मैंने तुमको बताया सिंप्लीफाई करनी, चेक करना कि कहाँ से पाथ कर रहा है रिपीट, फिर वहां से हटा के जो आपका ए और बी के बीच में होगा हटाने के बाद भी आपका वही बनेगा और वहां से तुमको यहाँ पे बनाना होगा इक्वेशन। बोलो ठीक है ना। मैंने सेम सर्किट जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मैंने एक ऐड कर दिया बैटरी 6 वोल्ट का और बोला है कि ये बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा होगा। तो अभी हमने जस्ट क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया है आर इक्विवेलेंट कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट आपका 2 ओम है और बैटरी का आपका जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट है। तो जो बैटरी से करंट निकल रहा होगा वो कितना आने वाला है, सेल का ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो 6 वोल्ट बाई 2 ओम 3 एम्पियर। तो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट निकलेगा। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन और एक आ सकता था, तो इसके लिए पहले आपको आर नेट फाइंड करने आना चाहिए था। ओके जल्दी से कॉपी करो। अब हम लोग जा रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक करने, वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है वेटस्टोन ब्रिज। देखो तो ये जो अपना ऐसा सर्किट है इसको हम बोलते हैं वेटस्टोन ब्रिज। इसका बेसिक आइडिया सबको है कि अपना सर्किट ये कैसा दिखता है, कैपेसिटर में हमने सीखा था। नहीं आइडिया तो देख लो। तो इसमें हमने चार लिया है रेसिस्टर्स R1 R2 R3 R4 और इस पॉइंट P और Q के बीच में मैंने एक गैल्वेनोमीटर ऐड किया है और आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस गैल्वेनोमीटर की जगह पे एक पांचवा रेसिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होने का। तो ये अपना वेटस्टोन ब्रिज है और मेनली जो अपने को पढ़ना होता है वो हमको पढ़ना होता है बैलेंसिंग कंडीशन, कंडीशन फॉर वेटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस। इस ब्रिज को मेरे को बैलेंस करना है। और ये ब्रिज हम लोग तब बोलते हैं बैलेंस्ड है, ये ब्रिज हम लोग तब बोलेंगे बैलेंस्ड है जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। इस गैल्वेनोमीटर जो आपको जी दिख रहा है पी और क्यू के बीच में, इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो। और उसमें अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन, if there is no deflection in galvanometer then bridge is said to be balanced। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्रिज मेरा बैलेंस है। अब सुनो, अगर उसमें कोई करंट नहीं था, तो उसमें अगर कोई करंट नहीं था गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पी का जितना पोटेंशियल होने वाला है उस क्यू का भी उतना ही पोटेंशियल होगा। देखो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, मतलब उसमें कोई करंट नहीं था और उसमें कोई करंट नहीं था मतलब कि उस पॉइंट पी और क्यू के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था मतलब जितना पोटेंशियल पी का है उतना ही पोटेंशियल क्यू का है। तो ये हुआ आपका ब्रिज को बैलेंस करने का कंडीशन। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो पी और क्यू सेम पोटेंशियल पे होता है, तब उस आपका जो गैल्वेनोमीटर था उसमें कोई करंट नहीं जाता है। तो उसमें कोई करंट नहीं जाता तो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, वो रहे या ना रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको फाइंड करना है यही कंडीशन। एक्चुअली देखो हमको कंडीशन फाइंड करना है का मतलब ये हुआ कि R1 R2 R3 और R4 में आपको फाइंड करना है रिलेशन, कि इनका वैल्यू हम कैसा चुने, कैसा वैल्यू चूज करें ताकि मेरा ब्रिज बैलेंस हो जाए। सिंपल सी कहानी ये है। और अगर ब्रिज बैलेंस होगा उस केस में पी और क्यू का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर अगर मान लो कि मेरा ब्रिज बैलेंस है, मैं यहीं से करता हूँ इसका प्रूविंग। अगर ब्रिज इसका बैलेंस था तो मान लीजिए कि सेल ने करंट भेजा है आई और इस R1 में करंट है I1 और इस R2 में करंट है I2 और इस पॉइंट P पे करंट I1 आ रहा होगा और इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, मतलब कि इस इधर कोई करंट आपका ब्रांच PQ में नहीं है। तो अगर ब्रांच PQ में कोई करंट नहीं था तो पॉइंट P पे जितना करंट आ रहा है I1 उतना ही सारा का सारा करंट आपका कहाँ जाएगा,
वो आपका चला जाएगा R3 में। मतलब सिंपल सी कहानी है कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तो जितना करंट होगा R1 में उतना ही करंट होने वाला है R3 में। सिमिलरली जितना करंट होगा R2 में उतना ही करंट होने वाला आपका R4 में। सिंपल सी कहानी है। और फिर इस पॉइंट बी पे, या नोड बी आप बोलो, नोड बोलते हैं एक्चुअली इन द टर्म ऑफ सर्किट, हम लोग नोड बोलते हैं, पॉइंट नहीं बोलते हैं। मैं अगर कभी पॉइंट बोल दूं तो तुम समझना कि मैं नोड का बात कर रहा हूँ। तो इस नोड बी पे आपका I1 और I2 आएगा और फिर से मिलकर ये I बन जाएगा और बैटरी में आपका I करंट वापस चला जाएगा। ओके, तो मेरे पास कहानी ये है कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तो करेंट इन R1 हम लिखेंगे कि करेंट इन R1 इक्वल टू करेंट इन R3 एंड करेंट इन R2 इज इक्वल टू करेंट इन R4। और देखते हैं यहां से क्या कंडीशन बनता है, देखते हैं यहां से क्या कंडीशन बनता है। ओके, अब करेंट इन R1, करेंट इन R1 को हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 डिवाइडेड बाई उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज VA माइनस VP एंड बाई इसका जो रेसिस्टेंस है वो आपका है R1, और वो देगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस इज करेंट इन R1। ओके, हमको मिल गया। दिस शुड बी इक्वल टू द करेंट इन R3 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज R3 इज VP माइनस VB, VP माइनस VB डिवाइडेड बाई R3। देखो तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि VA माइनस VP डिवाइडेड बाई VP माइनस VB इक्वल टू R1 बाई R3। इसको मान लो इक्वेशन 1। अच्छा, देखो तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को VA माइनस VP लिखा है, VA माइनस VP। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि मेरा A हाई पोटेंशियल पे है और P लो पोटेंशियल पे है, क्योंकि मैंने करंट का जो डायरेक्शन माना है वो माना है A से P। तो इन अ रेजिस्टेंस करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ऐसे बातें तुम लोग को बेसिक बातें ये सब याद होनी चाहिए, कंफ्यूजन इसमें होता है। ओके, सिमिलरली अब आ जाओ, करंट जितना होगा 2 में उतना ही होगा 4 में। तो देखते हैं, करते हैं यहाँ पे। तो वी क्यू, सॉरी 2 में ना, तो 2 के लिए हम लिखेंगे VA माइनस VQ डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू करेंट इन 4 के लिए लिखेंगे VQ माइनस VB डिवाइडेड बाई R4। और यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा VA माइनस VQ डिवाइडेड बाई VQ माइनस VB इज इक्वल टू R2 बाई R4। और हमने ये सीखा है कि अगर ब्रिज बैलेंस है, अगर ब्रिज बैलेंस है तो जितना आपका होगा पोटेंशियल ऑफ P उतना ही आपका होने वाला है पोटेंशियल ऑफ Q। इसका मतलब जहां जहां पे VQ है आप वहां से VP, वहां वहां पे आप VP लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे उसको करता हूँ, चेंज करता हूँ। तो इसको आप अभी Q मत लिखो, तो इसको मैं लिखूंगा VA माइनस VP डिवाइडेड बाई VP माइनस VB इक्वल टू R2 बाई R4। और इसको अब मानो तुम इक्वेशन 2। अब तुम अगर ध्यान से 1 और 2 को देखो तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, VA माइनस VP बाई VP माइनस VB, यहाँ भी है VA माइनस VP बाई VP माइनस VB। तो हम लोग इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4। दिस इज द कंडीशन टू बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज। और तुमसे आता है कि इसका आप ये करो, इसको आप डिराइव करो, तो आपको ऐसे करना पड़ता है। या आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो आप इसको R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 को भी लिख सकते हो। कि अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस वेटस्टोन ब्रिज में, तब हम बोलेंगे कि मेरा ब्रिज बैलेंस है। और अगर मेरा ब्रिज बैलेंस है तो उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन, देखो ये वाला जो था आपका, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन में हमको अगर ऐसा ही ब्रिज दिया रहे और P और Q के बीच में हो सकता है आपको रेसिस्टेंस दिया रहे, तो आप चेक कर लेना कि अगर R1 बाई R2, देखो इधर से, अगर R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 है, तो उस केस में इस बीच वाला जो P और Q के बीच में जो रेसिस्टेंस होगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। तो आप सिंपली उसको हटा सकते हो, आप सिंपली उसको हटा सकते हो। मतलब कि जब ब्रिज बैलेंस होगा, जब देखो जब ब्रिज बैलेंस होने वाला है तो जो मेरा सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, R1, ये R2, ये R3 और ये R4, और ये आपका पॉइंट P, ये आपका पॉइंट Q।
और यहाँ से मेरा बैटरी कनेक्टेड होगा, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी था। तो ऐसा बनाएंगे सर्किट जब मेरा ब्रिज बैलेंस हो तभी। आप पहले रेशियो चेक करना कि दिस R1/R2 इक्वल टू R3/R4 रहा तो आप इसको हटा। अगर यहाँ पे कुछ होता भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ अगर एक मेरा R5 होता तो हम उसको हटा देते, हम उसको हटा देते क्योंकि वो बैलेंस है, तो रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो आप उसको हटा दो, फिर आपका सर्किट सिंपल हो जाएगा। अब ये जो R1 और R3 है, आपका R1 और R3 ये सीरीज में है, R2 R4 सीरीज में है। अब आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, जल्दी से सब लोग जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करो और मेरे को अब बताओ आंसर। देखो ना कि वहां पे जो ब्रिज है वो आपका बैलेंस ही होगा। तो आप बीच वाला जो था 2R उसको हटा दो और बताओ कि आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। ये जो मेरा वेटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट है, ये काफी तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में अगर तुमको कहीं 5 ठो रेसिस्टेंस दिख जाए तो समझ लेना कि वहाँ बहुत ज़्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन वेटस्टोन ब्रिज का ही है। तो उसको आप एक बार चेक कर लेना कि वो सिंप्लीफाई कहीं से ना कहीं से हो रहा हो। देखो मैं इसका और आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखता है और कैसा आ सकता है। एक तो आपको ऐसा और हो सकता है सिंप्लीफाई वर्जन में। नहीं तो ये तो मैंने आपको, हाँ, ऐसा देखो, ऐसा हो सकता है। तो सेम चीज़ ही है, बस मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा इस पर शो कर दिया है स्ट्रेट में। देखो आपका एक ये ऐसा हो सकता है, ए और बी, ये आपका पी और क्यू, R1 R2 R3 R4 R5, जो वहां पे था बिटवीन पी एंड क्यू गैल्वेनोमीटर, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है रेजिस्टेंस। तो आपका ऐसा भी आ सकता है, या इसको देखो, ये भी क्वेश्चन बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज का ही है। ये भी क्वेश्चन अपना बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज का ही है। ठीक है, ये आपका ए और पी के साथ था R1, और आपका ए और क्यू के साथ था, सॉरी, तो ये सर्किट भी तुम्हारा बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज ही है। एक बार मैं इसको तुमको सिंप्लीफाई करके बता दूंगा कैसे मैंने आप ये बोल दिया कि ये बैलेंस, ये आपका वेटस्टोन ब्रिज है। लेकिन फिलहाल तुम लोग ध्यान रखना कि ऐसा सर्किट जहां भी दिखे वो वेटस्टोन ब्रिज को ही करता है डिनोट। ठीक है, और देखो इसको कैसे और आपको दे सकता है क्वेश्चन में ऐसे। अब बस देख लो यहाँ से, ए और पी के बीच में R1, ए और क्यू के बीच में R2, बी और पी के बीच में R3, पी और क्यू के बीच में R4, और ये हो जाएगा R5। देखो ये वाला समझना ज्यादा आसान है, ये वाला क्वेश्चन कि ये कैसे शो कर रहा है वेटस्टोन ब्रिज। देखो करना क्या है, ये जो पॉइंट बी है तुम इसको खींच के लाओ बाहर। तो जब इसको तुम खींच के लाओगे बाहर तो ये कुछ ऐसा बनेगा पॉइंट बी। और ये जो पूरा पार्ट ए वाला था इसको तुम खींच के लेके आओ इस तरह, इस तरह इसको खींच के लेके आओ बाहर की तरफ। तो उस केस में देखो तुम्हारा जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, है ना? सोचो थोड़ा सा अपना तुम यूज करो सोचने की क्षमता। बस मैंने किया कि इस ए वाले को खींच के लाया बाहर, इस तरफ मैंने खींच दिया। तो जैसे ही खींचा तो ये R1 R2 आ गया बाहर, और बी तो आ गया बाहर ही, ये था मेरा R3 R4, और ये जो बच गया वो आपका बच गया R5।
तो ये भी सर्किट वेटस्टोन ब्रिज को ही शो करता है। बोलो ठीक है ना कहानी, ये सब जल्दी से बोलो। ओके। और जो मैंने एक तुमको वो एक जो बताया था सर्कल वाला, वो भी तुम्हारा वेटस्टोन ब्रिज ही था। तो वेटस्टोन ब्रिज को ये काफी तरीके से दिखा सकता है, लेकिन अगर पांच कहीं ऐसा तुमको दिख रहा है बोर्ड्स में, एटलीस्ट तुम्हारे अगर बोर्ड में पांच ठो आया है रेजिस्टेंस, तो वो वेटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन आता है और वो बैलेंस ही रहेगा। कोई था? हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा बैलेंस, बैलेंस नहीं अभी, मतलब कि मेरा ये क्वेश्चन वेटस्टोन ब्रिज का है। देखो कितना पॉइंट था, ए बी पी क्यू। तो मैंने क्या बोला कि जिसके बीच में फाइंड करना है उसको तुम लिखो एंड पे, तो हमने लिख दिया ए और बी। बाकी दो पॉइंट था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब चार पॉइंट हो तो एक को लिखो ऊपर, मतलब तीसरे पॉइंट को, और चौथे पॉइंट को लिखो नीचे। ये मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, इससे अच्छा सॉल्व होता है, बस और कोई बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो ए और पी के बीच में आर वन, ए और पी के बीच में आर वन, आर वन। फिर पी पी और क्यू के बीच में आर फाइव कर दिए। और देखो ए और पी हो गया, ए और क्यू के बीच में आर टू, पी और, सॉरी ये तो आपका बी था ना, ये पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट बी है। तो बी और ये जो क्यू था उसके बीच में आर फोर, तो बी और क्यू के बीच में हो गया आर फोर। उसके बाद बी और क्यू हो गया, बी और क्यू हो गया। नेक्स्ट बचा बी और पी, बी और पी के बीच में आर थ्री। और हमको ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में फाइंड करना था, तो देखो बोलो ठीक है ना। हम्म। नेट फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी है, तो बिना चांप का एक ऐसा है भाई, ये आपका वेटस्टोन ब्रिज बनने वाला है और ये बैलेंस ही होगा। तो तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, इसका आंसर भी आर ही आने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलो हम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन जो था अपना पहला क्वेश्चन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो देयर इज नो करेंट इन 50 ओम रेसिस्टेंस। आपको इस आर का वैल्यू बताना है ताकि 50 ओम में कोई करेंट ना जाए। ऑल्सो फाइंड करेंट इन ईच रेसिस्टर। तो इस 50 ओम में करेंट तभी नहीं जाएगा जब इस पॉइंट का, मान लो आप इसको पॉइंट पी और क्यू, इस पॉइंट पी और क्यू का पोटेंशियल सेम हो जाए, मतलब कि हमको यहाँ पे ब्रिज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या होगा सोल्यूशन, टू बैलेंस द ब्रिज आर वन बाई आर टू शुड बी इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। तो बस वही वाला तो यूज करना है अपने को यहाँ पे। तो मतलब कि जो कंडीशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 10/R शुड बी इक्वल टू 20/40। तो यहाँ पर जाएगा टू टाइम्स में, तो यहाँ से आर आ जाएगा 20 ओम। जब आर का वैल्यू 20 ओम आ जाएगा तो उस 50 ओम वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, पी और क्यू सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, ब्रिज मेरा बैलेंस हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि तो आप बताओ कि जब ब्रिज आपका बैलेंस हो गया है तो उस केस में सारे जो आपके रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितना आने वाला है। ओके, तो मैंने इसको लिखा 20 ओम, सॉरी 10 ओम, 20 ओम। फिर यहाँ पे आर का वैल्यू मैंने जस्ट फाइंड किया है 20 ओम, और ये आपका हो जाएगा 40 ओम। और अगर ये ब्रिज मेरा बैलेंस है तो उस 50 ओम वाले में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा होगा। हम्म। अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ। तो ये अपना सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये 40 वोल्ट, और उस 50 ओम वाले में कोई करंट जा ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको सर्किट से हटा ही दिया, कोई उसके रहने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब चलो सिंपल अपना हो गया करंट वाला डिवीजन। उसके लिए पहले हमको फाइंड करना होगा कि सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है। तो ये 20 और 10 सीरीज में, तो इनका हो जाएगा 30 ओम मिला के, और ये 40 और 20 का हो जाएगा मिला के 60 ओम, एंड दिस 30 and 60 इन पैरेलल। ये आपका 30 और 60 हो जाएगा पैरेलल में। तो इसका आप सॉल्व करोगे तो आएगा मेरे ख्याल से 20 ओम। तो इनका आर नेट आने वाला है 20 ओम। ठीक है, मतलब ये जो मेरा पूरा सर्किट है उसका आर नेट आएगा 20 ओम, और सेल का
ईएमएफ है 40 वोल्ट, तो मतलब कि सेल से करंट विड्रॉन हुआ है 2 एम्पियर का। अब 2 एम्पियर का करंट सेल से विड्रॉन हुआ। अब मान लीजिए कि इस ब्रांच में करंट गया है I1 और इस ब्रांच में करंट गया है I2। तो हमको अगर I1 फाइंड करना है, तो हमने तुमको जस्ट अभी क्लास के स्टार्टिंग में सिखाया था कि जिसमें करंट फाइंड करना हो ऊपर वो नहीं लेते हैं। तो देखो, तो ये जो ऊपर वाला ब्रांच है उसका आर का वैल्यू है 30 ओम, जो नीचे वाला ब्रांच है उसका आर का वैल्यू है 60 ओम। तो हमको फाइंड करना है I1, मतलब हमको फाइंड करना है करंट इन 30 ओम। तो ऊपर क्या लेंगे, ऊपर लेंगे 60 ओम, तो 60 ओम डिवाइडेड बाई 30 ओम प्लस 60 ओम इंटू जो टोटल करंट आया था तब 2 एम्पियर। यहाँ से आपका आ जाएगा 60/90 इंटू 2 एम्पियर। आपका आ जाएगा 2/3, 4/3 एम्पियर। मतलब करेंट इन 10 ओम एंड 20 ओम, जो आपका ब्रांच ऊपर वाला है उसमें करंट जाएगा 4/3 एम्पियर। अब मान लो कि आपको अगर I2 फाइंड करना है, तो सिंपली I में से इसको माइनस कर दो, तो I माइनस I1। तो 2 माइनस 4/3, तो 2/3 एम्पियर। इधर आपका जाने वाला करंट 2/3 एम्पियर। हो गया कहानी, सब में हमने करंट भी फाइंड कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर वीपी इक्वल टू वी क्यू। इस आर के कौन से वैल्यू के लिए इस पी और क्यू का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब ये मेरा ब्रिज होना चाहिए बैलेंस। सोच के बताओ तो, इस क्वेश्चन में तुमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। सोच के बताओ कि आर के किस वैल्यू के लिए मेरा ब्रिज बैलेंस होगा, बोलो तो। सबसे पहले तुम मेरे को ये बताओ कि क्या ये ब्रिज बैलेंस है। बट- तो जब ब्रिज बैलेंस ही है, तो फिर उस आर का वैल्यू कुछ भी हो जाए, वो तो अगर पहले से देखो, पहले से मेरा 3/6 इक्वल टू 5/10 है, मेरा ब्रिज पहले से ही बैलेंस है, तो वो आर का वैल्यू कुछ भी हो जाए उसमें करंट जाएगा ही नहीं जाएगा। समझा ना। हाँ, तो यहाँ पे ब्रिज पहले से ही है बैलेंस, तो आर का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो उसमें करंट नहीं जाएगा। तो लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर, तो आंसर होगा एनी वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि मेरा ब्रिज पहले से ही बैलेंस था। मान लो कि अगर हमको क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, और यहाँ पे मैंने एक और दे दिया है 5 ओम। अब हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या ये ब्रिज बैलेंस है? हाँ, तो ध्यान देना तुम लोग, बस 10 5 और 5 10 देख के कूद मत जाना कि ये बिना ब्रिज बैलेंस है तो हम इस 5 को हटा दिए। उसके लिए कंडीशन ये है कि दिस बाई दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाई दिस। तो देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये ब्रिज आपका बैलेंस नहीं था। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन में तुमको, ये मैं तुमको कर्चफ लॉ पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे से हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देख के तुम लोग वेटस्टोन ब्रिज मत लगाना, मेरा कहने का मतलब बस ये था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा कंसेप्ट है और मैं चाहता हूँ तुम लोग को बताना। देखो ध्यान से क्या, जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है ना। और यहाँ पे मान लो हमने लिया 50 ओम। तो अभी क्या है कि, हाँ, तो मेरा बीज क्या है, अभी बैलेंस है। अभी मेरा ब्रिज बैलेंस है, आप इसको पॉइंट पी मान लो और इसको पॉइंट क्यू मान लो। तो पोटेंशियल ऑफ पी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ क्यू। उस 50 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैंने इसका वैल्यू कर दिया है कुछ ऐसा, मान लो कुछ भी ऐसा 5 ओम कर दिया इसका वैल्यू। मैंने इसका वैल्यू कर दिया है 5 ओम। तो जैसे ही मैंने इसका वैल्यू 5 ओम कर दिया, क्या अब पी और इस पॉइंट पी और ये जो आपका पॉइंट क्यू था उसका पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, आंसर होगा उसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ब्रिज मेरा बैलेंस नहीं है। ये केस आया। अब देखो एक बात, मैं अगर तुमसे बोलूं कि सेम सर्किट 5 4 3 6, मैंने इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया।
अब क्या इस पॉइंट P और Q का पोटेंशियल सेम होगा? अब बोलो। हाँ, वेरी गुड। अब इस पॉइंट P और Q का पोटेंशियल सेम होगा। तो यही मेरे को सिखाना था कि जब ब्रिज बैलेंस होता है, जब आपका ब्रिज बैलेंस हो, तो आप पॉइंट P और Q के बीच में आप अगर कोई रेसिस्टेंस रखते हो तभी तो भी पोटेंशियल आपका P और Q का सेम होता है। मैं बोल रहा हूँ फिर से, अगर मेरा ब्रिज बैलेंस था, जो मेरा फर्स्ट केस था, देखो जो हमने लिया था फर्स्ट केस, ये वाला केस, यहाँ मेरा ब्रिज बैलेंस था, तो उस केस में मैंने P और Q के बीच में कोई रेसिस्टेंस लिया था, तो भी P और Q का पोटेंशियल सेम ही था। अगर मेरा ब्रिज बैलेंस नहीं था और तब मैंने P और Q के बीच में कोई रेसिस्टेंस लिया, तो फिर P और Q का पोटेंशियल सेम नहीं आया था। थर्ड केस जो मैंने लिया वहां पे मेरा ब्रिज बैलेंस नहीं था, लेकिन P और Q को मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो फिर से क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। तो कंडक्टिंग वायर जोड़ने से आपका पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा, भले वो मेरा ब्रिज बैलेंस हो या ना हो। लेकिन अगर ब्रिज बैलेंस था तो बिना कंडक्टिंग वायर जोड़े भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। समझा? बोलो। हाँ, तो ये कंसेप्ट था यहाँ पे। चलो, तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग केवीएल केसीएल जानने से पहले, कर्चॉफ लॉ से पहले थोड़ा सा ये कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग का, ऐसा था। 2 पॉइंट्स इन एन सर्किट। आप इन सर्किट का मतलब कि जहाँ जो सर्किट आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। जैसे हमने अभी जो तुमको बताया था, तो कुछ ऐसा 5 और 4 वाला लेके वो ये रेजिस्टेंस, और मैंने पॉइंट पी और क्यू को जोड़ दिया था एक वायर से। तो पॉइंट पी और क्यू को आपने जब कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो आप बोल सकते हो कि आप अपने पॉइंट पी और क्यू को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इस पॉइंट पी और क्यू का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है? अब देखो, देखो जरा इसका मैं तुमको और बताता हूँ कि क्या आता है अफेक्ट अगर हम किसी रेसिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देते। तो यहाँ पे मैंने किसी, जो मैंने ये आपको बताया था अभी, इसमें मैंने रेसिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट नहीं किया था, लेकिन आप किसी रेसिस्टेंस को भी शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। तो उसको समझाने के लिए चलो पहले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लिया सर्किट, सिंपल सर्किट, ये R1 और ये R2, और मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का ईएमएफ ई था, तो सब बोलेंगे क्या हो कि इसमें करंट फ्लो करेगा, और इसमें जो करंट होगा वो आपका आएगा E/R1 + R2। वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सब सही है। ओके। अब मैंने क्या किया कि इस R1 को मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो मैं इसको बनाता हूँ, ये R1 था, ये R2 था, और मैंने इस R1 को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब मैं बोलूंगा क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि करंट को एक ऐसा पाथ मिल गया जिसका रेसिस्टेंस जीरो हो गया है, तो उससे बहुत हाई करंट फ्लो कर जाता है। और आप लोग जानते सुनते होंगे कि घर में शॉर्ट सर्किट करने के चलते बहुत हाई करंट फ्लो किया था, आग लग गया। तो उसका मतलब यही होता है कि करंट को एक ऐसा पाथ मिलता है जो कि रेसिस्टेंस फ्री हो जाता है। जैसे देखो, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अब मान लो कि अगर इस बैटरी ने आई करंट सप्लाई की, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट आई आएगा। अब करंट इस आई के पास इस पॉइंट ए पे दो रास्ता है, एक कि आप जाओ इधर इस R1 में, और जो एक सेकेंड रास्ता है कि आप सीधे इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए चले जाओ। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका रेसिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं कि वो जीरो है, तो करंट वही पाथ आसानी से चुनता है जहां पे उसको कम रेसिस्टेंस ऑफर हो। मतलब इस R1 में कोई करंट जाएगा ही नहीं, इस R1 में कोई करंट जाएगा नहीं, सारा का सारा करंट जो आपका आई था वो इस वायर से होते हुए वापस इस R2 में चला आएगा। इस R1 में कोई करंट जाएगा ही नहीं। है समझ में ना? तो हमने इसको बोला कि हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, और उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि ए और बी को अगर मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, तो ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया है। तो अगर ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया है, तो ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा। और अगर ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब पक्का R1 के अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब R1 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन उसका रेसिस्टेंस था, फिर भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब उसमें पक्का करेंट नहीं था। भाई करेंट इन R1 हो जाएगा जीरो। तो करेंट इन R1 हो गया जीरो, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो आप सिंपली इस सर्किट को
आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये ए और बी। वो जो R1 था मैंने उसको हटा ही दिया, क्योंकि उससे कोई करंट पास नहीं कर रहा था, या आप बोलोगे कि आपने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो उसको मैंने हटा दिया। अब जो इसमें करंट जाएगा सर्किट में, वो आपका जाएगा करंट बराबर E/R2। तो सर्किट में आपका ये करंट जाएगा। पहले जब उसको हमने शॉर्ट सर्किट नहीं किया था तो करंट था E/R1 + R2। जैसे ही मैंने R1 को शॉर्ट सर्किट किया, R1 का अस्तित्व खत्म, आप उसको हटा दो, तो सिंपल आपका वायर था। या देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे को आप मैथमेटिकली शो करो कि कैसे आपने इस कंडक्टिंग वायर को जोड़ने के बाद आपने इस R1 को हटा ही दिया। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए और बी के बीच में एक मेरा था रेसिस्टेंस R1, और ये था मेरा कंडक्टिंग वायर। और कंडक्टिंग वायर को हम लोग मान सकते हैं एक ऐसा रेसिस्टेंस, या फिर एक ऐसा, हाँ, एक कुछ एक ऐसा मटेरियल जिसका R0 था, तो आप इसको मान लो R2, तो इसका R2 हो जाएगा 0। सिंपल सी कहानी है आपको। अब देखो, तो हम सीखे हैं कि R पैरेलल इज R1 R2 by R1 + R2। तो R1 इंटू 0 बाई R1 + 0, तो यहाँ कितना आने वाला है आपका, आने वाला है 0 ही। तो मतलब कि मैंने इन दोनों के बदले ये कंडक्टिंग वायर और इस R1 के बदले मैं जीरो वैल्यू का रेसिस्टेंस लिखूंगा, और सिर्फ मैं कंडक्टिंग वायर ही ड्रॉ करूंगा। देखो मैंने वही किया है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो मैथमेटिकली। आगे सिंपल आप अगर लॉजिक लगाओ तो सिंपल आप बोल सकते हो कि मैं उस R1 को हटा दूंगा, और वहां मैं एक वायर ऐड कर दूंगा। तो ये तुम्हारा हुआ कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। तो तुम अगर कहीं भी सर्किट में किसी रेसिस्टेंस को आपने अगर शॉर्ट सर्किट किया है, तो आप उसको हटा दो, बस उसको वहां पे जो वायर था बस उस वायर को आप लिख दो। बोलो, ये कहानी ठीक है ना? ओके, चलो। तो आज मैं यहीं पे क्लास खत्म करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कर्चॉफ्स लॉ, और उस पर अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। बहुत सारा उस पर बहुत सारा मैं तुमको बताऊंगा मेथड, और एक से एक क्वेश्चन भी आएगा। तो अभी तो जो हमने किया एकदम बेसिक अपना कंसेप्ट बिल्ड किया है, अब हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग थर्सडे को, ठीक है?